आज बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के न्यूमेरिकल सेशन पे बात करते हैं। तो चलो एक एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं इजी से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। अब हम तुम्हारे सामने एक अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं जो थोड़ा इजी से थोड़ा ऊपर है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा निकल गया, समझ लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन देखना, हमने ग्रुप पे भेज दिया है। अब देखो इसके सोल्यूशन देखो। क्या तुमने ऐसे ही सोचा है क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है देयर आर 20%, कितने परसेंट? 20% एडेनिन पाए जा रहे हैं। कितने परसेंट भैया? 20% एमंग द बेस इन, किसके बीच? एमंग द बेस इन डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट के बीच। डीएनए फ्रेगमेंट को मेजर किया गया है, उसका लेंथ जो है ये कितना है? 6.8 नैनोमीटर। इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में समझ लो 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन है। बस 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में पूछ लिया है, देखना। तो हमें पता चल गया 20% एडेनिन है और डीएनए लेंथ कितना है? 6.8 नैनोमीटर डीएनए लेंथ देखा गया है। अब कह रहा है द नंबर ऑफ, अब तुमसे 4 क्वेश्चन पूछा है। द नंबर ऑफ पेंटोज शुगर, तुम्हें पेंटोज शुगर बताना कितने होंगे। नाइट्रोजिनस बेस का नंबर कितना होगा? बेस पेयर क्या है? नाइट्रोजिनस बेस पेयर कहा है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप का नंबर कितना होगा। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कितने होंगे। तो क्वेश्चन समझ पाए या समझ ही नहीं पाए? तो देखना 20% एडेनिन दिया है। कितने परसेंट एडेनिन दिया है? 20%। अच्छा 20% एडेनिन दिया है, इतनी बात एकदम क्लियर है। अगर टोटल 100% है और उसमें तुम्हारे पास 20% एडेनिन दे दिया है तो थायमिन कितना होगा? थायमिन कितना होगा तुम्हारे पास? थायमिन कितना होगा? 20% होगा। जितना एडेनिन उतना थायमिन। तो चलो थायमिन तुम्हारे पास निकल के आ गया, 20% थायमिन भी होगा। अच्छा टोटल कितने हो गए? 40%। और होता कितना है? 100%। अब एडेनिन 20% और थायमिन 20%, अब बचे 60%। जितना जी होगा उतना सी होगा। तो ग्वानिन और साइटोसिन को आधा आधा कर देंगे। तो ग्वानिन को कितना परसेंट देंगे? 30%। और साइटोसिन को कितना परसेंट देंगे? 30। लेकिन ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन है ना, कह देगा एडेनिन इतने परसेंट है, बताओ साइटोसिन की परसेंटेज क्या होगा, या पूछ लेगा ग्वानिन की या पूछ लेगा थायमिन की। तो जितना एडेनिन उतना थायमिन और जितना साइटोसिन उतना ग्वानोसिन। ये हमसे पूछा ही नहीं, ये तो सिंपल सी बात हो गई। ये हमसे पूछा ही नहीं है। तुम्हें नंबर में बताना है कि कितने नंबर में हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम्हें ये एडेनिन देख के तुम्हें बताना है पेंटोज कितना पाया जाएगा, नाइट्रोजनस बेस कितना पाया जाएगा, फॉस्फेट कितना पाया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन कितना पाया जाएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। अच्छा जब हमने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाया तो बताया उसमें कितना, इफ डीएनए का लेंथ, यदि डीएनए का लेंथ 3.4 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में बात नहीं हो रही यहां पर, नैनोमीटर। यदि डीएनए का वन पिच एक टर्न की लेंथ कितनी थी? 3.4। अच्छा उसमें बेस पेयर कितने थे? 10 बेस पेयर 10 बेस पेयर मतलब 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर। चलो अगर यहां कितना है देन अगर इतना इक्वल टू इतना है, मतलब 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर पाया जा रहा है, तो 6.8 मतलब इसका 2 गुना कर दिए। नैनोमीटर में कितना पाया जाएगा? 20 बेस पेयर। कितना पाया जाएगा? 20 बेस पेयर की बात कर रहा है। एक पेयर में कितने बेस? 2। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखाया था जितना बेस पेयर, जितना नाइट्रोजिनस बेस होगा, नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, उतना ही क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। क्योंकि एक नाइट्रोजिनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में कितने नाइट्रोजिनस बेस लगते हैं? 1। तो 10 न्यूक्लियोटाइड बनाने में कितने नाइट्रोजिनस बेस लगेंगे? 10। अच्छा अब एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या लेने पड़ता है? देखो तुम क्या लेते हो? एक पेंटोज शुगर लेते हो। क्या लेते हो? एक पेंटोज शुगर लेते हो। उसके बाद क्या लेते हो? एक पेंटोज शुगर, उसके बाद एक नाइट्रोजिनस बेस, और क्या लेते हो? एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या लेते हो? फॉस्फेट ग्रुप। और तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो गया क्या? नाइट्रोजिनस बेस। तो एक नाइट्रोजिनस बेस बनाने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक क्या नाइट्रोजिनस बेस।
तो सब एक एक लगेंगे, तब जाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। तो हमें पता चल गया कि अगर डीएनए का लेंथ 6.8 नैनोमीटर है तो उसमें कितने बेस पेयर होंगे? 20 बेस पेयर होंगे। अच्छा 20 बेस पेयर में तुम ये बता दो हमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 20 बेस पेयर मतलब 40 बेस, 40 नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, और एक नाइट्रोजिनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करता है। तो यहां टोटल कितने होंगे? 40 नाइट्रोजिनस बेस पाए जाएंगे। अगर 40 नाइट्रोजिनस बेस पाए जा रहे हैं, अरे भैया बेस पेयर मतलब एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजिनस बेस, तो 20 पेयर में कितने नाइट्रोजिनस बेस कितने हो जाएंगे? 40। अगर 40 नाइट्रोजिनस बेस है तो तुम्हें बताना है न्यूक्लियोटाइड कितना होगा। एक नाइट्रोजिनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड, तो 40 नाइट्रोजिनस बेस कितने बनाएंगे? 40 न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया? मतलब हमें यहां से पता चल गया कि 40 न्यूक्लियोटाइड होंगे। अच्छा अगर 40 न्यूक्लियोटाइड हैं तो तुम्हें बताना है कि 40 न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कितने फॉस्फेट, पहला क्या पूछा है, कितने पेंटोज शुगर लगेंगे? एक पेंटोज शुगर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है, तो 40 पेंटोज शुगर कितना बनाएगा? 40 न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब अगला क्या पूछा है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 40 पेंटोज शुगर लगेंगे ये पूरा बनाने में। चलो अब देखना, अब उसके बाद देखना भैया, उसके बाद क्या कह रहा है, कितने नाइट्रोजिनस बेस पेयर होंगे? यहां पर बेस पेयर पूछा है, बेस पेयर। अच्छा कितने नाइट्रोजिनस बेस लगेंगे 40 न्यूक्लियोटाइड बनाने में? 40 नाइट्रोजिनस बेस। अच्छा 40 नाइट्रोजिनस बेस को अगर बेस पेयर में लिखना चाहो तो 20 बेस पेयर होगा कि नहीं होगा? 20 बेस पेयर। हमारा एक ऑप्शन ऐसे रहेगा, 40 कर देगा ना, यहां नाइट्रोजिनस बेस 40 आए हैं, हाँ, और हमें बेस पेयर में बताना तो आधा कर देंगे। भैया एक जोड़ी चप्पल में 2 चप्पल होते हैं, एक पेयर तो एक पेयर चप्पल है, लेकिन उसमें है कितने? 2 चप्पल, तो 20 बेस पेयर में कितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे? 40। अब एक बात बताओ, एक फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करता है, तो 40 फॉस्फेट ग्रुप 40 न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करेंगे, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 40 फॉस्फेट ग्रुप। 40 फॉस्फेट ग्रुप, तो आंसर देखो 40 20 40, ये यहां तक हो गया, 40 20 40। अब क्या पूछा? लास्ट फॉस्फेट ग्रुप भी हो गया, कितना हो जाएगा? नाइट्रोजिनस बेस 20 पेयर, और ये कितना हो जाएगा? 40। अब तुमसे पूछा है हाइड्रोजन। क्या पूछा है? हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 40। और एक बात बताओ, 40 एडेनिन इसमें कितना है? 20%। तो 40 का अगर तुम 20% निकालोगे, टोटल है 40, और 40 का तुम्हें एडेनिन हमारे पास दिया है 20%, एडेनिन दिया है 20%। चलो एडेनिन 20%, 40 न्यूक्लियोटाइड में 20% एडेनिन है, तो बताओ 40 न्यूक्लियोटाइड का 20% निकालेंगे तो क्या 8 निकल के आएगा? क्या निकल के आया 8 न्यूक्लियोटाइड। मतलब 8 न्यूक्लियोटाइड क्या है? एडेनिन। 8 न्यूक्लियोटाइड किसके हैं? मतलब 8 जो है न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जा रहा है? एडेनिन। अब बताओ टोटल 40 में से 8 एडेनिन, जितना एडेनिन उतना ही थायमिन, तो 8 क्या हो जाएगा? थायमिन भी क्या हो जाएगा? 8। अच्छा टोटल कितने हो गए? 40। 8 8 16, 8 8 16। अच्छा 40 में से अगर 16 घटाओगे टोटल कितने हैं? 40, और यहां 16 क्या हो गए? एडेनिन और थायमिन, तो बचा कितना भैया? 24 बचा कि नहीं बचा? अब 24 में क्या रखना है हमें? साइटोसिन रखना है और ग्वानिन, और दोनों की संख्या हम जानते हैं जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा, तो इसको काट दो, 12 कर देंगे। मतलब इसमें क्या होगा? 12 ग्वानिन और 12 साइटोसिन। साइटोसिन कितना होगा? 12। ये हमें पता चल गया। अब क्या करना हमें? अब तुम्हें बताना है बॉन्ड। ये माहौल बना रहे थे भैया बॉन्ड बताने के लिए, अब बॉन्ड बता दो। एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड।
तो एक बात बताओ, 8 एडेनिन और एक थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड, तो 8 एडेनिन और 1 एडेनिन एक थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड, तो 8 एडेनिन और 8 थाइमिन के बीच में कितने होंगे? 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 16। अब इसमें 12 इंटू 3 कर देंगे। एक ग्वानिन और एक साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ उसके बाद तुम्हें बताना है, तो 12 ग्वानिन और 12 साइटोसिन के बीच में 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36। अब इसको भैया जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 52 है। टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 52। अब इस क्वेश्चन को देखना, इसमें कह रहा है इन अ डीएनए सेगमेंट ऑफ 6 कॉइल। देखो यहां हिंट दे दिया है, क्वेश्चन यहीं से है। देखो 6 कॉइल, अच्छा यहां हमें एक हिंट दे दिया, 6 कॉइल का डीएनए सेगमेंट है। अच्छा एक बार कंप्लीट कॉइलिंग हुआ था, एक सिंगल कंप्लीट कॉइलिंग में, मतलब एक टर्न जब हुआ था तो कितने उसमें बेस पेयर पाए गए थे? 10 बेस पेयर। एक पिच में, मतलब एक बार कॉइलिंग कंप्लीट होगा तो 10 बेस पेयर, और इसमें कितने कॉइल हैं? 6, तो 6 बार कॉइलिंग होगा तो कितने बेस पेयर? 60 बेस पेयर। कितने बेस पेयर हैं? 60 बेस पेयर। तो यहां से हमें पता चल गया पूरा डीएनए जो है वो 60 बेस पेयर का है। अब जितना सेगमेंट डीएनए का लिया गया है, 22 पेयर और लिंक्ड बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा 22 पेयर बेस पेयर जो होता है, 22 बेस पेयर जो है वो 2 बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। अच्छा 2 बॉन्ड द्वारा मतलब 60 में से अगर हम 22 मान लें, 22 बेस पेयर, देखो किसके द्वारा जुड़े हैं? डबल बॉन्ड द्वारा। इसका मतलब ये 22 क्या होंगे? ए और टी। 22 ए होगा बेस पेयर, 22 बेस पेयर मतलब 2 बेस, 22 अलग 22 अलग, तो एडेनिन और क्या होगा? थाइमिन होगा। अब तुमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस वुड बी प्रेजेंट? कितने साइटोसिन बेस होंगे? अच्छा एक बात बताओ, बचे कितने? अगर 60 पेयर में से 22 पेयर निकाल दो, 60 पेयर में से 22 पेयर निकाल दो तो कितने बचे? 38 बेस पेयर बचे। कितने बचे? 38 बेस पेयर। 30 क्या हो जाएगा? साइटोसिन या ग्वानिन, और ये क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा? साइटोसिन। अब इसके बीच में क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। तो तुम्हें बताना है कितने साइटोसिन होंगे। चाहे तुमसे साइटोसिन पूछ ले तब भी 38, और चाहे तुमसे क्या पूछ ले, चाहे तुमसे ग्वानिन पूछ ले और चाहे तुमसे साइटोसिन पूछ ले, क्या होंगे? 38 होंगे। क्या होंगे? 38। अगर यहां ये ना पूछ के पूछ लेता कि बताओ कितने एडेनिन और कितने थाइमिन पाए जाएंगे, तो एडेनिन कितने पाए जाएंगे? 22, और थाइमिन कितने पाए जाएंगे? 22 पाए जाएंगे। बात एकदम क्लियर है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हिंट हमें यहां दिया था। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ डीएनए का एनालिसिस किया गया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का, हैविंग, उसके पास पाया जा रहा था 5386 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे थे? 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे थे। अब फाइंड आउट, उसमें पाया गया ए, जिसमें कह रहा है एडेनिन जो था उसमें एडेनिन पाया गया 29% और ग्वानिन पाया गया 17% साइटोसिन पाया गया 23% और थाइमिन पाया गया 22 मतलब 22%। अब तुम्हें बताना है कंसीडरिंग द 4 गॉफ रूल, 4 गॉफ का रूल कंसीडर करना है और यहां से कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन, इट कैन बी कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूजन यहां पर निकल सकता है। 4 स्टेटमेंट तुम्हारे सामने दिए हैं। एडेनिन क्या दिया भैया? क्या दिया है? 29%। ग्वानिन क्या दिया है? 17%। और उसके बाद साइटोसिन क्या दिया है? 32%। और उसके बाद थाइमिन क्या दिया है? 22%। तो अब चारों बताओ, कह रहा है पहला स्टेटमेंट, इट इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। कह रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता तो बेस के बीच में क्या होता है? पेयरिंग। ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा पेयरिंग बनाता और जी सी के साथ पेयरिंग बनाता है। तो 4 ग्राफ के हिसाब से भैया जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे? थाइमिन। और यहां देखो एडेनिन 29% और थाइमिन
22%। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? डबल स्ट्रैंडेड में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 एडेनिन इधर है तो 5 थाइमिन इधर होगा, अगर 9 ग्वानिन इधर है तो 9 साइटोसिन इधर होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो कहने का मतलब इसमें एडेनिन और ग्वानिन में तो फर्क आ सकता है, लेकिन एडेनिन थाइमिन में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, अब इसी को घुमा दो, लीनियर सर्कुलर कर दो, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं, अभी भी वो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर तुम्हारे सामने ऐसा दे दिया जाए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, अगर एडेनिन और थाइमिन अलग अलग हैं, तो आंख बंद करके, आंख खुला रहना चाहिए भाई, आंख मतलब कुल मिला जुला के बिना सोचे समझे, पहले थोड़ा सोचेंगे, हाँ, उसके बाद तुरंत मार देंगे ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड में कोई फिक्स ही नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब एक स्ट्रैंड है। चलो, एडेनिन 30 हो गया, ग्वानिन कितना हो गया? मान लो ग्वानिन कितना हो, एडेनिन 30, ग्वानिन ले लो 32 ले लो, और साइटोसिन ले लो 33 ले लो, और ये 5। मतलब किसी को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये मजबूर नहीं है कि हमें इससे बॉन्ड बनाना, हमें इससे बॉन्ड बनाना, इससे मजबूर नहीं है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड में इन्हें बॉन्ड बनाना ही, अगर बॉन्ड बनाना होता तो अगर 36 एडेनिन पाया गया है तो इधर 36 थाइमिन पाया जाता, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, इन्हें बॉन्ड बनाना नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। मान लो इस सीक्वेंस में 36 एडेनिन पर देखा, 37 ग्वानिन देखा, और उसके बाद मान लो साइटोसिन 35-36 देख लिया, 10-15 हमने क्या देख लिया, थाइमिन देख लिया। तो कुछ भी हो सकते हैं ना इस सीक्वेंस में, लेकिन अगर इसके सामने होता और तब कंपेयर किया जाता, तो भैया जितने एडेनिन होते उतने थाइमिन होते, और जितने साइटोसिन होते उतने ग्वानिन होते। एक बात लिख लेना नोट्स में, चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए। मोस्ट ऑफ द आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, चारगाफ रूल वहां नहीं लगेगा। इस बात को, कुछ आरएनए को छोड़कर, कुछ आरएनए जो होते हैं उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, बाकी सभी लगभग आरएनए जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो इस बात को नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि चारगाफ रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं, इस पर पहले बात करते हैं। कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन, किस डीएनए मॉलिक्यूल के पास पाया जा रहा है 10,000 बेस पेयर, 10,000 बेस पेयर। द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, इस डीएनए का लेंथ क्या होगा जिसमें क्या पाया जा रहा है 10,000 बेस पेयर। तो कैसे निकालेंगे इसका? सिंपल सा हमने फॉर्मूला बताया था, टोटल डीएनए लेंथ, डीएनए लेंथ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, क्या, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। ये था हमारा फॉर्मूला डीएनए लेंथ निकालने के लिए। अब भाई देखो कैलकुलेशन है इसके आगे, तुम्हें डीएनए लेंथ पूछ ले तो क्या कर दोगे? टोटल जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर है उसमें क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, ये हो गया। अगर तुम्हें दे दे टोटल, क्या दे दे तुम्हें, अगर तुम्हें मान लो दे दिया टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दे दिया, और उसके बाद तुम्हें मेंशन कर दिया डीएनए लेंथ, पूछ लेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, तो इसको यहां कर देंगे, अरे भाई इसको नीचे ले आएंगे इसको। अब तुमसे पूछ ले, तुम्हें दे दे डीएनए लेंथ और दे दे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर और पूछ ले ये, तो क्या कर देंगे? इसको नीचे लेके चले आएंगे। तो ये भाई कैलकुलेशन बात हो गई। तो अब भैया सिंपल सा, डीएनए लेंथ इस मॉलिक्यूल में कितना है? 10,000 बेस पेयर टोटल है। मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ 2 बेस पेयर के बीच में, हमने बी डीएनए के बारे में बात किया था, 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस था? नैनोमीटर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे 10 शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट इधर, 10 टू द पावर, अच्छा ये क्या था 0.34 नैनोमीटर, और नैनोमीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -9। क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -9। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, -9 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, और ये क्या है यहाँ पर? 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9। यहां से देखो, यहां 9 है और यहां पॉजिटिव है,
तो 4 इधर से कट गया, इधर 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, यहां से ले लो, कट गया, तो यहां कितना बचा 5 बचा। तो 10 टू द पावर -5 बचा, क्योंकि 4 ये बैलेंस हो गए। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.34 इंटू 10 टू द पावर -5। अच्छा ध्यान में रखना मीटर, क्या मीटर, क्योंकि हमने इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। किसमें कन्वर्ट कर लिया मीटर। अब देख लो ऑप्शन, ये नहीं होगा, यहां क्या दिया है 3.4, ये नहीं होगा, यहां क्या दिया है 34। अच्छा ये हो जाएगा क्या, और नोटा मतलब भैया क्या होता है, जब चुनाव चिन्ह देने जाते हैं नोटा दबा के आते हैं, नोटा मतलब होता है नन ऑफ द एबव, जो भी ऊपर है उसमें से कोई नहीं। चलो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहां तब तक नहीं क्लियर होगा अगर एनसीईआरटी को चीर फाड़ के नहीं पढ़े होगे। चलो एक बात देखना, और तुम्हें तो पढ़ा ही है, बेस रेशियो अलग होता है, चार गाफ इक्विवेलेंसी रूल अलग होता है। बेस रेशियो कहता है, बेस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, बेस रेशियो इक्वल टू होता है a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये होता है बेस रेशियो। और चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल क्या होता है, ये फॉर अ गिवन स्पीसीज कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, मे वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। लेकिन चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल क्या कहता है, कहता है भैया ये क्या है दोनों प्यूरिन, और ये क्या है पिरिमिडीन। कहता है किसी भी स्पीसीज में ले लो, इसको किसी भी स्पीसीज में कर लो, कोई भी स्पीसीज में कर लो, ये क्या होंगे एक होंगे, क्या होंगे a प्लस जी का रेशियो t प्लस सी से हमेशा क्या होगा एक, कोई भी स्पीसीज ले लो। यहां एक पर्टिकुलर बेस रेशियो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बात कर रहा है, जबकि ये किसी भी स्पीसीज में लगा दो एक आएगा, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। चलो एनसीईआरटी ने सीधा लिख दिया है कि चारगाफ ने कहा था a एंड g एंड t एंड c ये क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, और उसके बाद इक्वल टू 1 होते हैं। कांस्टेंट की बात करेंगे तो बेस रेशियो लेंगे, इक्वल टू 1 बात करेंगे तो ये वाला लेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर। लेकिन हमसे यहां क्या पूछा है, बेस रेशियो पूछा है, तो देखना भैया बेस रेशियो कितना है, बेस रेशियो में खुद मेंशन कर दिया है 0.03। ये देखो अमाउंट ऑफ 80 नाइट्रोजनस बेस कितना है 30,000, 80 वाला कितना है 30,000। अब क्या निकालना हमें, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीसी नाइट्रोजनस बेस निकालना। भैया कैलकुलेशन है क्या है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर ले आओ, तो जीसी इक्वल टू क्या होगा 30,000 अपॉन 0.03। अच्छा 0.03 को हम क्या 3 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो इसको ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब +2 मतलब यहां क्या हो गया 30 लाख, क्या हो गया 30 लाख। अब 30 लाख को हम 3 से काट देंगे तो कितना बचेगा 10 लाख, कितना बचेगा 10 लाख। अब 10 लाख वाला ऑप्शन ढूंढ लो, यहाँ 1,000 दिया है गलत, यहाँ कितना दिया है 10,000 दिया है गलत, यहाँ 1 लाख दिया है गलत, मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा बटन दबाएंगे नोटा, नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमारा एक्चुअल ऑप्शन क्या है 10 लाख है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोनों, कह रहा है इफ द वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड कंसिस्ट मतलब बना होता है, उसका सीक्वेंस पाया जाता है 3 प्राइम से 5 प्राइम सीक्वेंस पाया जाता है A T T C G T A। कह रहा देन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वुड बी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। भाई डीएनए की बात कर रहा है तो देख लो भैया क्या होगा। सबसे पहली बात 5 प्राइम से स्टार्ट करेंगे, वो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर देंगे जिसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम पे गया है वो ऑप्शन, क्योंकि यहां अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो उल्टा कौन इसका एंटी पोलैरिटी क्या होगा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा। तो यहां क्या हो जाएगा भैया ए का टी और इसका क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। इसका यू कह रहे हैं, यू कभी ना होगा, हाँ यूरेसिल। और तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होंगे ना, उसमें से 2 ऑप्शन कम से कम यूरेसिल दिया होगा, तो डीएनए बना रहा है तो यूरेसिल हटा देंगे, यूरेसिल का मतलब ही नहीं है कोई। अच्छा टी का क्या हो जाएगा ए, टी का क्या हो जाएगा ए, सी का जी, जी का सी, टी का ए का टी, और यहां क्या हो जाएगा सी का जी, 3 प्राइम लगा देंगे। बात एकदम क्लियर है। तो ये ऑप्शन चूज कर लेना। 2 ऑप्शन तो ऐसे निकाल सकते हो, एक न किसी न किसी ऑप्शन में यूरेसिल जरूर दिया होगा, वो निकाल सकते हो। किसी न किसी ऑप्शन में क्या दिया होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम आंसर ही दे दिया होगा, जबकि यहाँ क्या है इससे हमें बनाना है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनाएंगे। तो चलो ये हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर यही करेक्ट जाएगा।
अब इसको देखना, कह रहा है शॉर्ट डीएनए सेगमेंट हैज, शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है उसमें 80 थायमिन पाया जा रहा है। कितने थायमिन पाए जा रहे हैं? 80 थायमिन पाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंड है और 80 थायमिन पाया जा रहा है तो एडेनिन कितने पाए जाएंगे भाई? एडेनिन पाए जाएंगे 80। 80 क्या पाए जाएंगे? एडेनिन पाए जाएंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब उसके बाद ग्वानिन का दे रहा है 90। 90 क्या पाया जा रहा है? ग्वानिन। अगर ग्वानिन 90 पाया जा रहा है तो सेम साइटोसिन कितना होगा? जितना ग्वानिन होगा। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। कितने होंगे भैया? साइटोसिन 90। अब टोटल नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं? अच्छा बताओ, नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं? 80 और इधर 80, कितने हो गए? 160। 80 80 180। अच्छा अरे 90 90 180, 80 80 160, दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 0 4 और 2 2 1 3, चलो 340। तो नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं टोटल? 340। लेकिन हमसे नाइट्रोजिनस बेस नहीं पूछा है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमने 10 बार बताया है। एक नाइट्रोजिनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करता है, तो 340 नाइट्रोजिनस बेस कितने न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे? 340 न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो एक इसमें देखना, इसमें एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए मॉडिफाइड कर दे रहे हैं। अगर मान लो सीक्वेंस होता, कह देता ये सीक्वेंस है, हाँ ए टी टी सी जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ लेता तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जी की जगह सी। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये ऐड कर देता कि बताओ ये ऐसे दे देता तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन यही सेम रहता और कहता कॉम्प्लीमेंट्री ना बताओ, यहां पर तुम बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा, तो कैसे निकालते? पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखते, कॉम्प्लीमेंट्री ए का टी, टी का ए, टी का ए, सी का जी, जी का सी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बता दो कितना होगा? इसके बीच में, इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? ए और टी के बीच में 2, ए और टी के बीच में 2, ए और टी के बीच में 2, सी जी के बीच में 3, सी जी के बीच में 3, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 6 12 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो हमें तो एक सीक्वेंस दे के, एक सीक्वेंस दे दिया कि ये भैया बताओ सीक्वेंस पूरा जो है ये है, और तुम बताओ अब हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे और दोनों के बीच में देख लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड।